1947 में ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान का बनना अपने आप में अजीब था। दो अलग अलग इलाके, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जिनके बीच 1000 मील का हिंदुस्तान था, उनको मिलाकर बनाया गया था। एक ही धर्म होने के बावजूद भाषा, संस्कृति और आर्थिक असमानता ने पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को अलग रखा। पश्चिमी पाकिस्तान, जहां उर्दू बोलने वाले लोग ज्यादा थे, उनके हाथ में सत्ता थी और ज्यादातर संसाधन भी वहीं जाते थे। पूर्वी पाकिस्तान भले ही आबादी में ज्यादा था और कमाई का मुख्य जरिया था, उसे एक कॉलोनी की तरह माना जाता था। बंगाली भाषा और संस्कृति को दबाया गया, जिससे लोगों में गुस्सा और आजादी की चाह बढ़ती गई। पाकिस्तान के बनने के साथ ही फूट के जो बीज बोए गए थे, वे जल्द ही विरोध में बदल गए। पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता और बराबरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इन प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल दिया। हालात हर साल बिगड़ते गए और दशक के अंत तक पूर्वी पाकिस्तान क्रांति के कगार पर था। एक ऐसे बड़े संघर्ष का मंच तैयार हो गया था जो उपमहाद्वीप की राजनीति को बदल देगा और एक नए देश को जन्म देगा। यह संघर्ष सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी लड़ा जाएगा, जहां खुफिया एजेंसियां आजादी के लिए तरस रहे लोगों की किस्मत तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। 1970 पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने आम चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की और पाकिस्तानी संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यह जीत बंगाली लोगों की आत्मनिर्णय की प्रबल इच्छा का प्रमाण थी। हालांकि सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं, पश्चिमी पाकिस्तानी सत्ता ने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। इस विश्वासघात ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों की आग भड़का दी। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। पाकिस्तानी सैन्य झुंडा की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। 25 मार्च 1971 को उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो बंगाली प्रतिरोध को कुचलने के उद्देश्य से एक क्रूर कार्रवाई थी। इसके बाद जो हुआ वह भयावह नरसंहार था। निहत्थे नागरिकों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और हिंदुओं को आतंक के एक व्यवस्थित अभियान में निशाना बनाया गया। अकल्पनीय अत्याचारों का सामना करते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोग सशस्त्र प्रतिरोध में उठ खड़े हुए। एक स्वतंत्र बांग्लादेश के सपने से प्रेरित युवा पुरुषों और महिलाओं ने हथियार उठाए और बंगाली मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी का गठन किया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। जैसे जैसे ऑपरेशन सर्चलाइट की भयावहता सामने आई, भारत ने खुद को अभूतपूर्व पैमाने के मानवीय संकट का सामना करते हुए पाया। पाकिस्तानी सेना के हमले से बचने के लिए लाखों भयभीत बंगाली शरणार्थी सीमा पार भाग गए। मानवीय पीड़ा की भारी मात्रा ने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। मानवीय संकट से परे भारत को एक जटिल भू राजनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की धमकी दी। एक लंबे संघर्ष के भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक महत्वपूर्ण विकल्प था। प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से पाकिस्तान के साथ पूर्ण युद्ध का जोखिम होगा, एक ऐसी संभावना जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। फिर भी नरसंहार के सामने निष्क्रिय रहना नैतिक रूप से अस्वीकार्य था। इसी संदर्भ में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ को एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया। बंगाली प्रतिरोध आंदोलन की सहायता करना और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना। यह कार्य जोखिमों से भरा था, जिसमें अत्यंत गोपनीयता और रणनीतिक प्रतिभा की मांग थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ मुश्किल से एक दशक पुरानी थी जब पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ।
गूढ़ आरएन काओ के नेतृत्व में रॉ को एक ऐसे मिशन का काम सौंपा गया था जो उसकी क्षमताओं की सीमा तक परीक्षा लेगा। पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से युद्ध को भड़काए बिना मुक्ति वाहिनी के संघर्ष का समर्थन करना। रॉ ने गुप्त अभियानों, खुफिया जानकारी एकत्र करने और कूटनीतिक चालबाजी को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। एजेंसी ने मुक्ति वाहिनी को शरण और समर्थन प्रदान करने के लिए भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षित घरों और प्रशिक्षण शिविरों का एक नेटवर्क स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के महत्व को पहचानते हुए रॉ ने बंगाली कारण के लिए वैश्विक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक काम किया। एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को पाकिस्तानी अत्याचारों की जानकारी और प्रत्यक्षदर्शी खातों के प्रवाह की सुविधा प्रदान की, जिससे पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति की क्रूर वास्तविकता उजागर हुई। रॉ के प्रयास जोखिमों के बिना नहीं थे। एजेंसी लगातार उजागर होने के खतरे में काम करती थी, जो पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकता था और भारत को पाकिस्तान के साथ समय से पहले टकराव में धकेल सकता था। फिर भी रॉ ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बढ़ते संघर्ष के बीच एक नई ताकत बन रही थी। मुक्ति वाहिनी या मुक्ति सेना को एक ही उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया था, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने कठोर प्रशिक्षण लिया, गुरिल्ला युद्ध के लिए आवश्यक कौशल और रणनीति सीखी। हर गुजरते दिन के साथ उनका संकल्प मजबूत होता गया और इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अडिग हो गई। मुक्ति वाहिनी जल्द ही पूरे देश के लिए प्रतिरोध और आशा का प्रतीक बन जाएगी। संघर्ष के साए में दुश्मन की योजनाओं को बाधित करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया। रॉ अपने जटिल नेटवर्क के साथ महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रही, जिससे विरोधी की रणनीतियों को कमजोर किया जा सका। उनके प्रयासों ने न केवल आसन्न खतरों को विफल किया, बल्कि शक्ति संतुलन को भी स्थानांतरित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जटिल जाल को नेविगेट करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि विश्व मंच पर भारत के हित सुरक्षित रहे। ढाका का पतन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। बांग्लादेश की मुक्ति में रॉ की खुफिया और रणनीतिक कार्रवाइयों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस स्मारकीय घटना ने न केवल भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि क्षेत्रीय मामलों में एजेंसी के महत्वपूर्ण प्रभाव को भी रेखांकित किया। दशकों बाद रॉ की विरासत आधुनिक खुफिया अभियानों को आकार देती रही है। उनके अग्रणी तरीकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, रॉ का स्थायी प्रभाव राष्ट्र की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण बना हुआ है।